नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पॉलिटी के चैप्टर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कि है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट। और जब हम ये जानने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है तो उसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर बना कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए उसका डिज़ाइन क्या है, उसका ढांचा क्या है, ये सारी चीज़ों को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम उसकी मेन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। हम रट सकते हैं, सिर्फ हम समझ नहीं सकते उनको। तो समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका स्ट्रक्चर ज़रूर जानें। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में ही जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में काम आएगा आपको। तो हो सके अगर तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, पर वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये भी पार्ट छूट गया तो वो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा वो नुकसान करने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की संरचना। मतलब कि जो हमारा संविधान है उसका फॉर्मेट क्या है, वो किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे हम बात करते हैं कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में ये लिखा है, इस शेड्यूल में ये लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल्स हैं क्या, ये शेड्यूल्स हैं क्या, ये कैसे किस तरह से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उठा करके पुट किया हुआ है। इसी चीज़ को समझने को हम कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर जानना है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा संविधान कैसे बना हुआ है, क्या डिज़ाइन है इसका, ये चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें मेनली हैं, वो हैं पार्ट्स, आर्टिकल और शेड्यूल्स। इन 3 चीज़ों को मिला कर के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अब ये पार्ट्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, शेड्यूल क्या हैं, या पता भी होंगे हमें, तो इनके बीच का रिलेशन क्या है ये जानते हैं हम। तो देखिए, जिस तरह से एक घर होता है तो एक घर के अंदर कई सारे अलग-अलग कमरे होते हैं। कोई बेडरूम होता है, कोई ड्राइंग रूम होता है, कोई किचन होता है, कोई बाथरूम हो सकता है। तो एक कमरे के अंदर अलग-अलग, उसके अंदर एक घर के अंदर अलग-अलग कमरे बने हुए हैं, अलग-अलग पार्ट्स बने हुए हैं, आप कह सकते हैं। और उसके अंदर क्या रखते हैं, यानी कि अगर हम रूम की बात करें तो कमरे के अंदर हमारे बेडरूम में बेड हो सकता है, या अलमीरा वगैरह हो सकते हैं, या हमारी डेली यूज़ की चीज़ हो सकती है, कपड़े वगैरह। उसके अलावा अगर हम ड्राइंग रूम की बात करें तो वहाँ पर सोफ़ा हम रख सकते हैं। उसके अलावा अगर किचन की बात करें तो वहाँ सिलेंडर होंगे, बर्तन होंगे, हो सकता है फ्रिज हो, तो उस तरह की चीज़ों को हम किचन में रखते हैं। और जो बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हम बाथरूम में रखते हैं। यानी कि एक जो कमरा होता है, एक घर होता है, उस घर के अंदर भी अलग-अलग पार्ट्स बने हैं और उस पार्ट के अंदर उस पार्ट से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं। और बिल्कुल उसी तरह है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के भी अलग-अलग पार्ट बनाए गए हैं और उन पार्ट्स के अंदर रखते हैं हम उन पार्ट से रिलेटेड चीज़ें। और वो चीज़ें क्या हैं? वो पार्ट से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि वो वस्तुएँ, वो सामान क्या है? वो सामान है आर्टिकल्स। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल्स को अरेंज करने के लिए हमने बना रखे हैं पार्ट्स। जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं, एक इंसान के पास बहुत सारे सामान होते हैं उसके यूज़ के, और उन सामान को वो अपने उपयोग के हिसाब से अपने कमरों के अलग-अलग पार्ट में रखता है, अपने घर के अलग-अलग पार्ट में रखता है। जैसे वॉशरूम की चीज़ वॉशरूम में, किचन की चीज़ किचन में, और ड्राइंग रूम की चीज़ ड्राइंग रूम में, बेडरूम की चीज़ बेडरूम में। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। हमारे सारे रूल्स आर्टिकल्स के ही अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन इन आर्टिकल को हम एक सिमिलैरिटी के बेस पे हम एक उनको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह से हम अपनी ये डेली यूज़ की चीज़ को अलग-अलग कमरों में रखते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उसी तरह हम आर्टिकल्स को किस में रखते हैं? उनके पार्ट्स के अंदर रखते हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे पार्ट हैं और उन पार्ट्स के अंदर कई सारे आर्टिकल हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पार्ट और आर्टिकल क्या है। अब तीसरी चीज़ क्या आती है? शेड्यूल आती है। अब ये शेड्यूल क्या है? तो देखिए, शेड्यूल जो है वो एक लिस्ट है जो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल चलती है, यानी पार्ट्स और आर्टिकल के साथ-साथ बिल्कुल चलती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम पार्ट
1 की बात कर रहे हैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट के अंदर जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल है। फिर जब हम दूसरे पार्ट में आ जाएंगे तो उसमें पार्ट 1 की चीज़ें नहीं आ रही हैं, पार्ट 3 में आ गए हैं तो पार्ट 2 की चीज़ें नहीं आ रही, वो चीज़ अलग है। लेकिन शेड्यूल जो है वो हमेशा साथ साथ चलता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों चलता है? क्योंकि ये एक रेफरेंस लिस्ट है। रेफरेंस लिस्ट कैसे हुई? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेंटेंस बोलते हैं कि पेड़ पौधे वायु में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सॉरी, पर्यावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर हम बोलते हैं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फिर हम बोलते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो हमें छाँव देते हैं। फिर बोलते हैं कि पेड़ पौधे फल देते हैं। तो हम बार बार देखिए पेड़ पौधे रिपीट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम जनरली इस तरह बोलते हैं? हम इस तरह नहीं बोलते। हम बोलते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं वे हमें फल देते हैं, वे हमें छाया देते हैं। यानी कि हम पेड़ पौधे की जगह बार बार पेड़ पौधे ना बोल करके वे बोलते हैं। ठीक उसी तरह यही काम हमारा शेड्यूल करता है। यानी कि शेड्यूल में हमने कुछ लिस्ट बना रखी है और उस लिस्ट के अंदर उनके उस लिस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब जैसे एक लिस्ट हमारी बनी हुई है, उसके अंदर हमारे सारे स्टेट्स के नाम लिखे हैं, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो सपोज़ अगर हमें किसी आर्टिकल में ये बताना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ सभी राज्यों पर लागू होगी, तो उन राज्यों का नाम हम बार बार तो लेंगे, जितने भी हमारे स्टेट हैं 29-30, उनके हम नाम तो बार बार लिखेंगे नहीं, हमारे यूनियन टेरिटरीज़ और उनके हम बार बार आर्टिकल में नाम लिखें। तो वो नाम ना लिखने की जगह हम सिर्फ इतना लिख देते हैं कि शेड्यूल 1 में जितने भी स्टेट लिखे हुए हैं हमारे वो, यानी कि पूरे नाम लिखने की जगह हमने सिर्फ लिख दिया शेड्यूल 1। और हम जब हमें जानना होता है कि शेड्यूल 1 में कौन सी कंट्री कितने स्टेट हैं, तो हम जा कर के शेड्यूल 1 देख लेते हैं। यानी कि ये एक रेफरेंस लिस्ट है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल इसके साथ साथ चलती रहती है। तो आई थिंक अब आपको ये पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल समझ में आ गया होगा कि क्या है और उसके बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं ये हैं कितने। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उनकी क्या सिचुएशन थी और आज की क्या सिचुएशन है, ये देखते हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास पार्ट थे 22, आर्टिकल थे 395 और शेड्यूल्स थे 8। और आज की डेट में हमारे पास पार्ट हैं 25, आर्टिकल्स हैं 448 और शेड्यूल्स हैं 12। अब हमारे पास जो पार्ट है वो है 25। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है, तो हम 25वां ना करके हम कहते हैं कि हमारा लास्ट जो पार्ट है वो 22 है, 22वां है। अब ये कैसे हुआ? तो ये हुआ ऐसे कि जब हम कोई भी पार्ट ऐड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर 22 पार्ट है तो हम अगला पार्ट जो है वो 23 ऐड करेंगे। इस तरह की कोई भी बाइंडिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि 22 के बाद ही आगे पार्ट ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और उसके बाद जब हमें ऐड करना था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तो हमने पार्ट 4A बनाया और उसमें उसको ऐड किया। यानी हमने पार्ट 22 के बाद उसको नहीं ऐड किया बल्कि 4 के बाद ही उसको ऐड किया। हम ऐड करते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, यानी हम ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसलिए हमने इसको 23 में यानी लास्ट में ना जोड़ करके इसको बीच में ही 4 के बाद 4A का नाम दे करके एक नया पार्ट बना करके जोड़ दिया। तो इस तरह से पार्ट उसके अंदर ऐड होते हैं, इसलिए जो पार्ट 22 था वो अपनी जगह है। 22 के बाद कोई पार्ट नहीं जुड़ा, लेकिन उसके पहले बीच में पार्ट जुड़ते गए हैं, ए बी अल्फ़ाबेट, इस तरह से अल्फ़ाबेट लगा करके। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लास्ट पार्ट अभी भी 22nd ही है, लेकिन जो टोटल पार्ट है वो है 25। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे तो सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। उसी तरह एट प्रेजेंट हमारे पास आर्टिकल तो 448 हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो आज भी 395 है। वो उस वक्त भी 395 था और आज भी 395 ही लास्ट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल भी इसी तरह जोड़े गए हैं। जैसे आर्टिकल 21 के बाद हमने जोड़ रखा है आर्टिकल 21A, यानी कि हमने आर्टिकल लास्ट में कभी नहीं जोड़ा है। 395 के बाद हमने 396 नहीं जोड़ा है, बल्कि आर्टिकल तो हमने पार्ट के अकॉर्डिंग ही जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पार्ट किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होता है। और अगर हमें उससे रिलेटेड आर्टिकल जोड़ना है तो हम उसी पार्ट में ही जोड़ पाएंगे, हम अलग पार्ट में तो जोड़ नहीं सकते। इसलिए हमारे पास जो लास्ट आर्टिकल है आज भी वो 395 है और जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं हमारे पास वो 448 हैं। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है
मई 2020 में ये, और इस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये नंबर हैं। आप जब ये वीडियो देखिएगा तो उस समय के हिसाब से इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आज इतने ही हैं या चेंज हो चुके हैं। शेड्यूल्स जो हैं वो पहले 8 थे और इस समय 12 हैं। और इन पार्ट्स को हम या आर्टिकल को बढ़ाते घटाते घटाते कैसे हैं, तो इनको चेंज करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो जानते हैं कि हमारा लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था। तो जो हमारा लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 104th अमेंडमेंट था। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 25 जनवरी 2020 को, यानी 25 जनवरी 2020 को ये अमेंडमेंट हुआ था। अब इस अमेंडमेंट में हुआ क्या था, टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन फॉर सीट फॉर SC STs इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। यानी कि ये जो रिजर्वेशन किया गया था वो ये जो अमेंडमेंट किया गया था वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC STs के रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए किया गया था। आप में से बहुत लोग ये बात जानते होंगे और शायद नहीं भी जानते होंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में SC STs को रिजर्वेशन दिया था। वो रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए ही दिया गया था। उसको हर 10 साल बाद हम अमेंडमेंट ला करके उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो 2020 में, जो इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ था इस SC STs के रिजर्वेशन को लेकर के, ये 2010 में हुआ था। तो 2020 में इसके 10 साल का टाइम पीरियड पूरा हो रहा था, इसलिए 2020 में हमने इसको फिर अमेंडमेंट ला करके अगले 10 सालों के लिए फिर बढ़ा दिया है, यानी अब ये 2030 तक हो गया है। और इससे पहले 103rd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, इसलिए इसको भी जान लेते हैं। और ये भी रिजर्वेशन से ही रिलेटेड था। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, या किसी भी एक्ट को लाने का प्रोसीजर क्या होता है। वो बिल हमारे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में। तो फिर वो पहले एक हाउस में पास होता है, लोकसभा में पास होता है या फिर राज्यसभा में पास होता है। फिर वो जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाता है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो फिर वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं वो बिल ही रहता है। तो ये जो 103rd अमेंडमेंट का जो बिल था ये प्रेसिडेंट ने साइन किया है 12 जनवरी 2019 को, और तब ये बना है एक्ट। बिल लोकसभा में पास हुआ था जिसमें फेवर में 323 और अगेंस्ट में 3 वोट पड़े थे। उसी तरह राज्यसभा में 165 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया था और 7 मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट किया था। तो अब ये अमेंडमेंट था किस चीज़ के लिए, तो ये अमेंडमेंट था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। जो संविधान का 103 नंबर का अमेंडमेंट था वो किया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि ऐसा सेक्शन जो आर्थिक रूप से यानी पैसे के मामले में पिछड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए 10% का रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया इस एक्ट के तहत। तो ये थे मेन अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिसेंट में जो हुए थे। अब देखते हैं हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उनको डिटेल में, और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को भी। जैसा मैंने बताया था, अभी कमरे का एग्जांपल दिया था कि हर कमरे का एक पर्टिकुलर रिलेटेड होता है और उससे रिलेटेड चीज़ें ही रखी जाती हैं, तो उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड पार्ट्स भी होते हैं। तो उनको देखते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, तो वो रिलेटेड है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। इसका ये मतलब है कि हमारे पार्ट 1 में जो भी आर्टिकल रखे जाएंगे वो यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड ही रखे जाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे आर्टिकल्स और हमारे पार्ट्स किस लिए रखे हैं। जैसे मैंने बताया था कि हर पार्ट जो है वो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर भी वही है। पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बताता है, यानी बताता है कि हमारे राज्य क्या है और हमारे उसके क्षेत्र क्या है, इन सब के बारे में हमें पार्ट 1 बताता है। उसी तरह पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है 5 से लेकर के 11 तक वो इसमें लिखे हुए हैं। उसी तरह पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई आर्टिकल जोड़ना है जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, तो क्या उस आर्टिकल को हम लास्ट में जोड़ सकते हैं आर्टिकल 395 के बाद?
नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है वो तो पार्ट 3 में ही है। तो हमें आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जोड़ना होगा वो इस पार्ट के अंदर ही जोड़ना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास ये मजबूरी बन जाती है कि हमें 12 से 35 के बीच के ही आर्टिकल में ऐड करना है। तो अगर हमें आर्टिकल 30 के बाद जोड़ना होता है तो हम आर्टिकल 30A बोलते हैं। आर्टिकल 21 के बाद जोड़ना होता है तो 21A जोड़ देते हैं, 21B जोड़ देते हैं, 21C जोड़ देते हैं। इसलिए हमारे आर्टिकल में जो लास्ट आर्टिकल 395 था वो आज भी 395 ही है। उसी तरह आर्टिकल सॉरी पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और पार्ट 4A देखिए यहाँ पर 4A आ गया। ये क्या है, ये हमने बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया है, इसलिए देखिए 4 के बाद 4A बन गया है। अब ये पार्ट हमने लास्ट में क्यों नहीं ऐड किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पार्ट 4, यहाँ पर तो आर्टिकल की बात थी कि आर्टिकल इसी में ऐड किया जा सकता है और इस पार्ट में ही ऐड करना है, इसलिए यहाँ पर बढ़ाना ज़रूरी था। तो हमने ये पूरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये जो पूरा पार्ट ऐड किया, इस पार्ट को लास्ट में क्यों नहीं ऐड किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऊपर रखने का, पार्ट 4 के बाद रखने का ये कारण था कि हम ये बताना चाह रहे थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने ऊपर रखा है। यानी कि हमने प्रेफरेंस उन चीज़ों को दे रखा है, पार्ट 1 में उन चीज़ों को आगे रखा है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको हमने ऊपर रखा है, उसके बाद की चीज़ों को हमने नीचे रखते गए हैं। तो उनकी इम्पोर्टेंस को प्रूव करने के लिए हमने इस पार्ट 4A को 4 के बाद जोड़ा है, ना कि लास्ट में पार्ट 23 के नाम से जोड़ा है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पर पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 5 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से, पार्ट 6 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से, और पार्ट 7 अभी मैंने बोला लेकिन पार्ट 7 नहीं है, ये 7th नंबर का है, ये 7th नंबर का है, लेकिन पार्ट 8 है, क्योंकि जो पार्ट 7 था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो है वो अब हटा दिया गया है। उसी तरह पार्ट 9th है, और 9 से रिलेटेड है पंचायत, और पंचायत किससे किससे रिलेटेड है वो आर्टिकल्स यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। उसी तरह पार्ट 9A, 9B, ये सभी जो है आर्टिकल्स, सॉरी ये पार्ट्स ऐड किए गए इसलिए इनके आगे A और B लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर सारे पार्ट और सारे उससे रिलेटेड टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारे ही आर्टिकल्स और सारे पार्ट्स मैंने दे दिए हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। या अगर आप इस वीडियो का PDF नोट भी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको PDF नोट्स चाहिए, वो PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब पार्ट्स के बाद देखते हैं शेड्यूल्स क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया था शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल्स एक लिस्ट है जो रेफरेंस उसके साथ साथ चलता रहता है। तो हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल थी, अब हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, लिस्ट द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ कितने स्टेट हैं और कितनी टेरिटरीज़ हैं। अब देखिए यहाँ पर जो था हमारा पार्ट 1, इसमें लिखा था यूनियन एट इट्स टेरिटरीज। जो हमारा आर्टिकल 1 है, 1 से लेकर के 4 तक, वो हमें यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बताता है। तो इसके इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि भारत के वो ही राज्य होंगे, इंडिया के वो ही स्टेट हैं जो कि शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं। यानी कि वहाँ पर हमने जब आर्टिकल के अंदर कहीं भी पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा है, बल्कि हमने ये बता दिया है कि जो शेड्यूल 1 में है वही हमारे स्टेट हैं, वही हमारा एरिया है। इससे हम बार बार लिखने से बच गए। तो ये है शेड्यूल का काम जो इसमें ऐड किया गया। उसी तरह जो सेकंड शेड्यूल है वो रिलेट करता है लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट, जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि इसके अंदर जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में है, उसके अलावा हमारे गवर्नर के बारे में है, के अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, उनके उनके बारे में, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी के जो भी सैलरीज़ के बारे में होता है वो सब हमारे शेड्यूल सेकंड में लिखा हुआ है। उसी तरह जो हमारा थर्ड शेड्यूल है, तो जिनकी सैलरीज़ के बारे में हमने लिख रखा है सेकंड शेड्यूल में, उन्हीं के फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में हमने थर्ड शेड्यूल में लिख रखा है। फिर फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, उन उसमें जो सीटों का अलॉटमेंट होना है उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। शायद कुछ चीज़ें आपको थोड़ी डाउटफुल लग रही होगी, कुछ वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन जब अब धीरे धीरे इस टॉपिक को समझेंगे, पॉलिटी में आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ जो आगे चल के क्लियर होती जाएंगी। तो उसी तरह हर शेड्यूल में अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड लिस्ट है, जैसे फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, सेवन शेड्यूल, एट शेड्यूल, इनमें सभी तरह की बातें हैं। जैसे एट शेड्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसके अंदर लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 22 भाषाएं जो है वो मान्य है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 भाषाओं को मान्यता देता है। उन 22 भाषाओं के नाम ही इस शेड्यूल में रखे हुए हैं। तो अगर हमें कभी किसी लैंग्वेज को ऐड करना होगा कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे यहाँ की संविधान से संबंधित भाषा है, तो फिर हम अपने इस एट्थ शेड्यूल में ऐड कर लेंगे। तो अगर इस शेड्यूल में कोई लैंग्वेज ऐड हो जाती है तो इसका मतलब वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। उसी तरह नाइन्थ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, इन सभी के अंदर किसी न किसी रिलेटेड से टॉपिक लिस्ट है। जैसे 12th शेड्यूल में म्यूनसिपाल्टीज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, पंचायती राज से रिलेटेड प्रोविजन 11th शेड्यूल में है। तो इन सभी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।